सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार ग्रामर सेक्शन और वोकैब सेक्शन दोनों को लेकर चल रहे हैं। अब तक आपने ग्रामर सेक्शंस में भी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के कुछ पार्ट देखे हुए हैं। अब हम आगे वर्ब का जो बचा हुआ पार्ट उसको करेंगे। वोकैब सेक्शन में आपका एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स एंड फ्रेजेस लगातार आपको दिए जा रहे हैं। और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेज हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो पहले आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल में हो या उसी के किसी पार्ट में सीपीओ में हो। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस कराए गए और हमेशा वो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए, ईडियम्स और फ्रेजेस के साथ साथ आज हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ स्पेलिंग एरर के भी कुछ क्वेश्चंस करें। स्पेलिंग एरर में आपको दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मिस स्पेल्ड होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक गलत होता है, उसको निकालना होता है। और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उन चार में से कोई एक सही होता है, वो निकालना पड़ता है ना। 4 में से कोई एक गलत होता है, वो निकालना पड़ता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, 4 में से कोई एक सही होता है, वो निकालना पड़ता है। तो हम पहले वर्ब का कुछ पार्ट जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वर्ब में अगर आपने पीछे रिवाइज नहीं किया है तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि वर्ब को पहले क्या करें, पीछे से जो सेशंस लिए जा चुके हैं, जो लेक्चर किए जा चुके हैं, जो डिस्कशन किया जा चुका है, उसको आप ठीक से क्या कर लें, रिवाइज कर लें। तो वर्ब में हमने आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब बता दिया है, वर्ब के फॉर्म्स बता दिए, वर्ब के कुछ एडवांस रूल्स होते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कहाँ यूज होगी, प्लूरल वर्ब कहाँ यूज होगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका होता है, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कैसे वर्ब्स? वर्ब में भी हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट। क्या पढ़ेंगे? नॉन फाइनाइट। पहले तो नॉन फाइनाइट वर्ब समझ लीजिए होता क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब किन्हें कहते हैं और क्यों कहते हैं? जो वर्ब, कौन से वर्ब? जो वर्ब सब्जेक्ट, क्या? जो वर्ब सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जिन वर्ब्स पे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, उन्हें नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। उन्हें नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, अर्थात वो वर्ब्स जिनके ऊपर ना तो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क पड़ता है, या ना ही टेंस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होने का कोई फर्क पड़ता है, ना ही टेंस के अनुसार, चाहे वो टेंस सिंपल प्रेजेंट, चाहे वो टेंस प्रेजेंट का हो, किसका हो? प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तीनों में एक जैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? तीनों में एक जैसे रहते हैं। तो और सब्जेक्ट में 2 ही कंडीशन बनती हैं, या तो सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, या सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इन दोनों ही कंडीशंस का टेंस पे कोई फर्क नहीं, जिस वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एंड टेंस चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, उन्हें नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, जैसे दे वांट टू राइट, दे वांट टू राइट, दे वांट टू राइट, he wants to write, he wants to write, they want to write, he wants to write, so he wanted to write, he wanted to write। देखिए
इसमें दो वर्ब यूज की गई हैं। कितनी वर्ब यूज की गई हैं? दो वर्ब यूज की गई हैं। एक वांट और वांट का ही वांट्स और वांटेड इस तरीके से यूज किया गया है। दूसरा राइट, क्या यूज किया गया है? राइट, जो तीनों ही टेंसेस में, तीनों ही सेंटेंस में क्या है? सेम है। यहाँ भी राइट लिखा हुआ है, यहाँ भी राइट लिखा हुआ है और यहाँ भी राइट लिखा हुआ है। इसके राइट पे ना तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई, ना ही वो दे के अकॉर्डिंग चेंज हुई, ना ही वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हुई और ना ही वो वांटेड के अकॉर्डिंग चेंज हुई। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहले वांट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वांट लिखा हुआ है, फिर वांट्स लिखा हुआ है, फिर वांटेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिएगा। एक बार वांट लिखा है, क्या लिखा है? ये दे का वर्ब है, किसका? और ही के वर्ब के साथ वांट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो ये प्लूरल के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है? प्लूरल के लिए लिखा हुआ है। और ये सिंगुलर के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए लिखा हुआ है? सिंगुलर के लिए लिखा हुआ है। अब देखिए, प्लूरल में वांट है और सिंगुलर में क्या हो जाता है? वांट्स हो जाता है। जबकि अगर इसको हम सिंपल पास्ट में करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। ये भी प्रेजेंट है और ये पास्ट है। क्या है? ये पास्ट है। तो प्रेजेंट और पास्ट का इसमें फर्क पड़ता है। लेकिन राइट सिंगुलर के साथ भी राइट ही है, सिंगुलर के साथ भी राइट है, प्लूरल के साथ भी राइट है। किसके साथ भी राइट है? प्लूरल के साथ भी राइट है। और पास्ट के साथ भी क्या है? सिंगुलर में प्रेजेंट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर में प्रेजेंट के साथ, प्लूरल में भी प्रेजेंट के साथ, किसके साथ? प्लूरल में भी प्रेजेंट के साथ, और पास्ट में सिंगुलर में प्रेजेंट के साथ, प्लूरल में प्रेजेंट के साथ, और पास्ट में भी सिंगुलर या प्लूरल, क्या? सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ सेम ही रहने वाला है। क्या है? दोनों के साथ सेम ही रहने वाला। दे वांटेड टू राइट, अगर मान लीजिए हम ये लिख लेते इस सेंटेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दे वांटेड टू राइट। तो ये था कि पास्ट के सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर के साथ और पास्ट के टू राइट। क्या हो गया? टू राइट। तो ये क्या हो गया? पास्ट का प्लूरल हो गया। क्या हो गया? ये पास्ट का प्लूरल हो गया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आप इजीली देख सकते हैं कि नॉन फाइनाइट्स वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। जैसे दे वांट टू राइट, ही वांट्स टू राइट, ही वांटेड टू राइट, दे वांटेड टू राइट। तो यहाँ पर क्या है? जो वांट है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी दे के साथ व्हेन वांट और ही के साथ वांट्स हो रहा है, जबकि पास्ट में ही वांटेड और दे वांटेड ही और दे के अकॉर्डिंग मतलब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जबकि जो नॉन फाइनाइट्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को। नॉन फाइनाइट्स की डेफिनेशन समझ आ गई, किसे कहते हैं नॉन फाइनाइट्स ये पता चल गया। नॉन फाइनाइट्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, अब हम पढ़ते हैं कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं इनको। इतनी बात क्लियर हो गई। नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ब्स हैं। अब देखिएगा, अगर वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो वर्ब की तरह तो यूज होंगे ही। किसकी तरह यूज होंगे? वर्ब की तरह तो यूज होंगे ही। लेकिन वर्ब के अलावा क्या हो सकता है, वर्ब के अलावा इनका क्या यूज हो सकता है, वो हमें पढ़ना है कि किस तरीके से नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वर्ब्स ना होकर वर्ब्स की तरह तो यूज होते ही हैं, इसके अलावा इनका और क्या यूज है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछिएगा, नहीं तो ठीक है, चलते हैं आगे फिर। ओके,
देखिएगा, अब टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? देखिएगा, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? तो नॉन फाइनाइट के 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव। और दूसरा होता है आपका जीरेंड। क्या होता है? जीरेंड। और थर्ड होता है आपका पार्टिसिपल्स। क्या होता है? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होता है? पार्टिसिपल्स। तो जो इन्फिनिटिव होता है वो कैसे बनता है? अगर वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? वर्ब के पहले टू लगा दिया जाए। बोलो, वर्ब के पहले क्या लगा दिया जाए? टू लगा दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। और जीरेंड कैसे बनता है? जीरेंड क्या होता है? वर्ब में क्या लगा दिया जाए? आईएनजी लगा दिया जाए। वर्ब में क्या लगा दिया जाए? आईएनजी लगा दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जीरेंड बन जाता है। और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर। क्या लगाकर? वर्ब प्लस आईएनजी लगाकर। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको एक चीज में कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, ये जीरेंड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और जीरेंड में वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी क्या लिखा हुआ है? वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूजिंग है कि जीरेंड जो बनता है वो भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो जीरेंड है, क्या है? जो जीरेंड है वो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब प्लस आईएनजी है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। आगे हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो और आपका ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी बस इतना समझ लीजिएगा कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उसमें क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी होता है, और जो जीरेंड होता है वो भी वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जहां पर भी जीरेंड वहां कहा जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को जीरेंड तब कहा जाएगा जब वो नाउन की तरह यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा? नाउन की तरह यूज होगा। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को पार्टिसिपल तब कहा जाएगा जब वो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होगा। किसकी फॉर्म में यूज होगा? और ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। क्लियर हो गई ये बात? किसकी तरह यूज होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। और जो इन्फिनिटिव होता है ये भी नाउन की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है? नाउन की तरह यूज होता है। तो एक चीज और आपको समझनी है, एक चीज और आपको ध्यान से समझनी है। जब भी ये बात कही जाए कि ये नाउन की तरह यूज होता है, तो देखिए किसी भी सेंटेंस में ये चीज ध्यान से याद कर लीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है, क्या होता है? सेंटेंस में जो नाउन होता है हो सकता वो सब्जेक्ट का काम करे। किसका काम करे? हो सकता वो सब्जेक्ट का काम करे, या हो सकता वो नाउन किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का काम करे। किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का काम करे। या हो सकता है वो नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करे। किसका काम करे? सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे? कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो नाउन होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है।
इस नाउन के साथ भी सेम प्रोसेस है। क्या है? ये जो नाउन है, किसी भी नाउन का क्या काम होता है, या तो वो सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, या तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, या तो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। ये बात क्लियर हो गई। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी नाउन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, नाउन की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है क्योंकि ये नाउन है। इन्फिनेटिव का यूज ऑब्जेक्ट की भी तरह हो सकता है क्योंकि ये नाउन है। और इन्फिनेटिव का यूज कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हो सकता है। जीरेंड का भी यूज सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी हो सकता है। ये बात क्लियर होगी? ओके। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट की तरह कैसे होता है, ना ऑब्जेक्ट की तरह कैसे होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे होता है, फिर उसके जीरेंड का यूज पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल से समझने की हम इसको कोशिश करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? इसको रफ करें, ये चार्ट बना लीजिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा एक बार। देखिए, कोई भी चीज एक बार थोड़ा सा भले ही ज्यादा टाइम लग जाए, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आगे फिर कभी दिक्कत ना हो आपको। देखिएगा, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हम आपको बता चुके हैं। बताइएगा इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब। क्या होता है? टू प्लस वर्ब। तो क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। और ये काम किसका करेगा? नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। तो एग्जाम्पल देखिएगा, टू एर इज ह्यूमन। क्या हो गया? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? टू एर इज ह्यूमन मतलब टू एर इज ह्यूमन। शेक्सपियर ने कहा था अपने नॉवेल में, टू एर इज ह्यूमन मतलब मनुष्य जो है वो गलतियों का भंडार है, मनुष्य गलतियां कर सकता है। टू एर इज ह्यूमन, है ना? तो टू एर इज ह्यूमन, ये जो टू एर लिखा है ये क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है? एर मतलब गलती करना होता है। क्या होता है? एर मतलब गलती करना होता है। तो वर्ब से पहले क्या लगा दिया गया? टू लगा दिया गया। और टू वर्ब ये नाउन है किसका? इज वर्ब का। क्या है? टू एर जो है ये नाउन है। क्या है? नाउन है किसका? नाउन है इज वर्ब का। किसका? इज वर्ब का। ये बात समझ आ गई? इज जो वर्ब लगा है उसके लिए नाउन क्या है? टू एर है। क्या हो जाएगा? टू एर है। आगे देखिएगा, टू फाइंड फॉल्ट। क्या? टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी। टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी। गलती निकालना बहुत आसान काम है, गलतियां ढूंढना। टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी। तो टू फाइंड फॉल्ट, गलतियां निकालना, ये क्या है? टू प्लस वर्ब है। क्या है? टू प्लस वर्ब है। और ये किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। इसकी वर्ब क्या है? इज है। इज वर्ब के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज किया गया है? टू
फाइंड फॉल्ट। क्या किया गया है? टू फाइंड फॉल्ट। तो यहाँ पे ये जो टू एर है या टू फाइंड है, ये किसकी तरह यूज किए गए हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं। किसकी तरह यूज किया जा रहा है? सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। किसकी तरह यूज किया जा रहा है? सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। क्लियर हो गया? किसकी तरह यूज किया जा रहा है? सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। और एग्जाम्पल बताइएगा, जैसे टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टू रेस्पेक्ट क्या है? टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। तो यहां पर जो ये इन्फिनिटिव यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? यहाँ पर जो ये इन्फिनिटिव यूज किए गए हैं, क्या किए गए हैं? इन्फिनिटिव यूज किए गए हैं। ये इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए हैं। किसकी तरह यूज किए गए? सब्जेक्ट की तरह यूज किए गए। अब देखिएगा, इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये तो हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया था। अब आपका काम है, होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क क्या है कि ऐसे सेंटेंस बनाइएगा, कम से कम 5 सेंटेंसेस। कितने सेंटेंसेस? 5 सेंटेंसेस बनाइए, जहां पर इन्फिनिटिव को, किसको? इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया हो? सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया हो। चलिए लिखिएगा, आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, लिखिएगा, कम से कम 5 सेंटेंस ऐसे लिखिएगा जिसमें इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। जल्दी करिएगा, यू हैव ओनली 2 मिनट्स फॉर 5 सेंटेंसेस। 5 सेंटेंस लिखना है आपको 2 मिनट में। होमवर्क देख लेना ठीक से। आपको 5 सेंटेंस ऐसे बनाना है जहां पर इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया हो। किसकी तरह यूज किया गया हो? इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया हो। बन गए होंगे होपफुली। ओके, दिखाइएगा। चलिए, किसने किसने कर लिया दिखाओ। अच्छा, 1 1 2 2 नहीं, कम से कम 5 5 करिएगा, इससे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए 1 मिनट और टाइम ले लीजिएगा, कोशिश करिएगा, ऑन स्पॉट कोशिश करिएगा। हाँ चलिए आगे चलें। तो अब देखिएगा, इन्फिनिटिव को हम किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया है, जब कोई चीज नाउन होती है, क्या होती है? नाउन होती है, तो उसको आप सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप उसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स लिखिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, आई लव टू प्ले, आई लव टू प्ले। ये जो टू प्ले है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। और ये ऑब्जेक्ट किसका है? लव का ऑब्जेक्ट है। किसका? लव का ऑब्जेक्ट है। आई लव टू प्ले, क्या? आई लव टू प्ले। आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू राइट, यहां पर जो टू राइट लिखा गया है, क्या लिखा गया है? टू राइट। ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? ऑब्जेक्ट की तरह। और ये ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब वांट का है। किसका है? वांट वर्ब का है। किसका है? वांट वर्ब का है। क्लियर हो गया? तो आई वांट टू राइट, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। टू राइट किसकी तरह यूज किया गया है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो इस तरह से आपने देखा कि इन्फिनिटिव को, किसको? इन्फिनिटिव को, किसको? इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज किया जा सकता है। आगे देखिएगा, एक और कंडीशन होती है इन्फिनिटिव की, जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, या विदाउट टू इन्फिनिटिव कहते हैं, या डायरेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव का ही एक दूसरा पार्ट होता है जिसमें टू का यूज नहीं किया जाता है। क्या होता है? देखिएगा, इन्फिनिटिव में एक बेयर इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है जिसमें विदाउट टू यूज किया जाता है। वर्ब को क्या किया जाता है? विदाउट टू यूज किया जाता है वर्ब को। इसी को डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं?
बेयर इन्फिनिटिव होता है, ये विदाउट टू इन्फिनिटिव भी कहते हैं, और इसी को डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई? क्या कहते हैं? इतने नाम होते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है? जब वर्ब के साथ, वर्ब के पहले, क्या? वर्ब के पहले टू का प्रयोग ना किया जाए, टू का प्रयोग ना किया जाए। क्लियर हो गया? जब वर्ब के पहले टू का प्रयोग ना किया जाए, जैसे ज्यादातर, क्या? ज्यादातर मोडाल्स के साथ किसके साथ? मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं किया जाता है, टू का यूज नहीं किया जाता है, टू का यूज नहीं किया जाता है ना? किसके साथ? मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए इसका एक्सेप्शन है, क्या है? इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन क्या है? यूज टू। क्या है? यूज टू, ऑट टू। इनको अगर छोड़ दें तो किसी भी मोडाल्स के साथ किसका यूज नहीं किया जाता है? टू का यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आई शैल प्ले। क्या? आई शैल प्ले। तो अब यहां पर शैल मोडाल्स की तरह यूज हुआ है, इसलिए इसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है? टू का प्रयोग नहीं किया गया है। ही मस्ट गो। क्या? ही, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मस्ट गो, ही मस्ट गो। तो यहां पर भी किसका यूज नहीं किया गया है? टू का यूज नहीं किया गया है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। बात समझ आ गई? इन्फिनिटिव को टू प्लस वर्ब के साथ नाउन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? जो विदाउट टू लिखा जाता है, यानी जिसे हम डायरेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। और जब वर्ब के पहले टू का प्रयोग ना किया जाए, ज्यादातर मोडाल्स के साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। एक्सेप्शन क्या है? यूज टू और ऑट टू, इसके क्या है? एक्सेप्शंस हैं। आगे देखिएगा, तो इन्फिनिटिव आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? जीरेंड करने वाले हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया? समझ आ गया ठीक से? कोई डाउट? तो अब आप लोगों का होमवर्क, हाँ होमवर्क कहाँ छूटेगा? होमवर्क तो नहीं छूटेगा भाई। होमवर्क क्या करना है आपको? इसके कम से कम 5 सेंटेंस लिखिएगा अभी तुरंत। 5 सेंटेंस अभी लिखिएगा तुरंत, बाद में कुछ नहीं होता। बाद में जो छूट जाता है फिर वो छूट ही जाता है। क्या हो जाता है? बाद में जो छूट जाता है फिर वो छूट ही जाता है। क्या होता है? छूट जाता है तो छूट ही जाता है। आगे देखिएगा, जीरेंड कैसे नाउन की तरह काम करता है। जीरेंड क्या होता है? जीरेंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। और ये नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह नाउन काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। और अगर ये नाउन है तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर ये नाउन है, नाउन की तरह काम करेगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, पहले सब्जेक्ट की तरह, किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्या? देखिए वॉक जो है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसमें हमने क्या लगा दिया? आईएनजी, तो वॉकिंग हो गया। अब ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। वॉकिंग इज गुड फॉर, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ।
वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्या हो जाएगा? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बोलो क्या हो जाएगा? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोनों चीजें लिखी हुई हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से आप किसे चूज करना चाहेंगे। बताइए आप लोग, आप दोनों में से किसे चूज करना चाहेंगे, है ना? वॉकिंग चूज करना चाहेंगे या स्मोकिंग चूज करना चाहेंगे? आगे कंडीशन लिखी हुई है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग करने में तो समस्या होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है ना, और उठ भी गए तो 1-2 दिन चले गए, फिर बाद में जाने में मुश्किल होती है। यस और नो? तो इतना आसान नहीं होता है ना। सिंपल है लेकिन इजी नहीं। क्या है? सिंपल है लेकिन इजी नहीं। वॉकिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं। अब सिंपल और इजी में क्या डिफरेंस है? क्या करना है? कुछ नहीं, सुबह जगो, 2-4 मिनट टाइम अपने आप को देना है, तो फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन वो रोज हो नहीं पाता है, कुछ दिन हो सकता है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो दोनों सेंटेंस आपके लिए मैसेज की तरह है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आप वॉकिंग करना चाहेंगे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, या आप स्मोकिंग करना चाहेंगे। जो आप चाहो वो एक्सेप्ट कर लो, और जो आप चाहो वो रिजेक्ट कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इंग्लिश लैंग्वेज इसीलिए तो मजेदार है। आपको जब सेंटेंस मिलते हैं तो आपको सेंटेंस को फीलिंग के साथ पढ़ना चाहिए। एक तो वो याद नहीं करना पड़ेगा, और वो आपकी वोकैब में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? वोकैब में आ जाएंगे। और अगर वोकैब में आ जाएंगे तो फिर उसे आप नेचर में भी ला सकते हैं। किस में ला सकते हैं? नेचर में भी ला सकते हैं। वॉकिंग नेचर में ले आएंगे तो अच्छी बात है, तो फिर गुड फॉर हेल्थ होगा। और अगर स्मोकिंग नेचर में ले आएंगे तो इंजूरियस टू हेल्थ होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों बातें सामने लिखी हुई हैं, ठीक है? यस और नो? आगे देखिएगा। अब ये तो हमने सब्जेक्ट की तरह लिख लिया। अब इसके ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए इसके एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे आई लव फिशिंग। क्या? सी लाइक्स वॉकिंग। सी लाइक्स वॉकिंग। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सी है तो लाइक्स तो करेगी वॉकिंग को। क्या करेगी? क्योंकि उसे क्या रहना है? फिट रहना है ना? क्या रहना है? फिट रहना है। तो सी लाइक्स वॉकिंग। क्या हो जाएगा? सी लाइक्स वॉकिंग। आगे देखिएगा, आई लव फिशिंग। हमें क्या पसंद है? आई लव फिशिंग। आई लव फिशिंग। यस और नो? सी लाइक्स वॉकिंग, आई लव फिशिंग। कुछ और एग्जाम्पल, आई इंजॉय टीचिंग। क्या? आई इंजॉय टीचिंग। तो यहां पर देखिए, वॉक है, क्या है? उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया गया। वॉक वर्ब था, आईएनजी लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फिशिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? टीच होता है। क्या होता है? टीच होता है। तो टीच वर्ब होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया गया, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, आगे देखिएगा। तो इस तरीके से जीरेंड का यूज, किसका यूज? जीरेंड का यूज वर्ब प्लस आईएनजी लगा के, जो वर्ब थी वर्ब में आईएनजी लगा के हमने उसको नाउन बनाया। नाउन बनाने के बाद उसको सब्जेक्ट की तरह भी यूज करा और ऑब्जेक्ट की भी तरह यूज किया गया। यस और नो? सब्जेक्ट में आपने एग्जांपल देखे, बहुत अच्छे एग्जांपल है, मैसेज भी है लाइफ के लिए। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आपकी इच्छा है वॉकिंग करना है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग करना है इंजूरियस हेल्थ के लिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों में से आप क्या चूज करेंगे, ठीक है? आगे देखिएगा। तो आपने पढ़ा इन्फिनेटिव और जीरेंड। क्या पढ़ा आपने? इन्फिनेटिव और जीरेंड पढ़ा। देखिए, कोई भी वर्ड इन्फिनेटिव की तरह भी यूज हो सकता है। किसकी तरह यूज हो सकता है? इन्फिनेटिव की तरह भी यूज हो सकता है, और वह जीरेंड की तरह भी यूज हो सकता है। किसकी तरह यूज हो सकता है? और जीरेंड की तरह भी यूज हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव भी आपका क्या है? एक्चुअली नाउन का ही काम करता है, और जीरेंड भी आपका क्या करता है? नाउन का ही काम करता है। तो कुछ एग्जांपल देखिएगा, ज्यादा समझ आएगा।
दे began टू प्ले, दे बिगैन टू प्ले। अब यहां पर जो टू प्ले यूज किया गया है इन्फिनिटी की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? इन्फिनिटी की तरह यूज किया गया है। तो दे बिगैन प्लेइंग, यहां क्या हो जाएगा? दे बिगैन प्लेइंग, क्या हो जाएगा? दे बिगैन प्लेइंग। यहां पर वर्ब जो है आईएनजी लगाकर किसकी तरह यूज किया गया है? ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, क्या है? इन्फिनिटिव से ऑब्जेक्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ये जीरेंड से ऑब्जेक्ट बनाया गया है। किससे ऑब्जेक्ट बनाया गया है? जीरेंड से। जीरेंड है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इन्फिनिटिव है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे देखिएगा, आई लाइक टू स्विम, क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल लिया, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम। यहां भी ये इन्फिनिटिव है, क्या है? इन्फिनिटिव है, लेकिन क्या है? इन्फिनिटिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक टू स्विम, क्या? आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विमिंग, क्या हो जाएगा? आई लाइक स्विमिंग। अब ये स्विमिंग जो है ये जीरेंड है, क्या है? ये स्विमिंग जो है ये क्या है? जीरेंड है। और ये जो जीरेंड है किसकी तरह काम करेगा? आई लाइक स्विमिंग, ये जीरेंड है, और जीरेंड जो है ये भी किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। यस और नो, ये बात क्लियर हो गई? तो सेम वर्ब का यूज इन्फिनिटिव के लिए भी हो सकता है, और सेम वर्ब का यूज किसके लिए हो सकता है? जीरेंड का भी हो सकता है। यस और नो? तो ये इन्फिनिटी और जीरेंड में कंपैरिजन इस तरीके से थी। इन्फिनिटी और जीरेंड में कंपैरिजन इस तरीके से थी। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? आगे देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं पार्टिसिपल्स के बारे में। किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में। जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा हमने आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और दूसरा क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब प्लस आईएनजी। क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। ये बराबर ध्यान रखना है कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये भी किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। ये बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, एग्जाम्पल देखिएगा। अब यहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, रन, क्या होता है? रन, और रन में आईएनजी जोड़ देंगे तो रनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रनिंग हॉर्स। कैसा घोड़ा? रनिंग हॉर्स। अब देखिए रनिंग जो है हॉर्स के लिए क्या है? एडजेक्टिव है। रनिंग क्या है? हॉर्स के लिए एडजेक्टिव है। हॉर्स क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के लिए रनिंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। रनिंग हॉर्स क्रॉस्ड द फील्ड, क्रॉस्ड द फील्ड। यस और नो? रनिंग हॉर्स क्रॉस्ड द फील्ड। तो यहां पर जो रनिंग है हॉर्स के लिए कैसा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत बार ड्रिंकिंग वाटर, कैसा है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वॉज,
ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वॉज नॉट एनफ, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज नॉट एनफ इन दिस एरिया, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो वाटर के लिए जो एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, किसकी तरह यूज किया गया है, ड्रिंकिंग जो है वाटर के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, किसकी तरह यूज किया गया है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, किसकी बात करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल की। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और ये भी किसकी तरह यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। तो देखिए अ टायर्ड मैन क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, अ टायर्ड मैन इज लाइंग हियर, यहां एक थका हुआ व्यक्ति लेटा है, कैसा लेटा हुआ है, थका हुआ व्यक्ति लेटा है। तो जो मैन है क्या है, जो मैन है उसके लिए टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। और टायर थकान होता है, उसकी थर्ड फॉर्म से क्या बना है, टायर्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव। अ टायर्ड मैन इज लाइंग हियर, अ टायर्ड मैन इज लाइंग हियर। आगे देखिएगा, अ वुंडेड सोल्जर, कैसा सोल्जर, अ वुंडेड सोल्जर डिफीटेड पाकिस्तान, हमारे वुंडेड सोल्जर ने भी पाकिस्तान को क्या किया, हरा दिया, हमारे वुंडेड सोल्जर ने भी पाकिस्तान को क्या कर दिया, हरा दिया, है ना। तो जो सोल्जर था वो कैसा था, वुंडेड था, तो वुंडेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, किसके लिए, सोल्जर के लिए। ये बात क्लियर हो गई, यस और नो। अब देखिएगा, हमने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, क्या हमने आपको पहले भी बताया था कि पार्टिसिपल में और जीरेंड में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या नहीं होना है, पार्टिसिपल में और जीरेंड में कंफ्यूज नहीं होना है। जीरेंड जो है वो नाउन का काम करता है, किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, लिखाया हुआ है हमने एग्जाम्पल में आपको। और जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने नॉन फाइनेंस पढ़ लिया। हाँ होमवर्क तो छूट ही गया, होमवर्क के बिना तो काम नहीं चलेगा। आपको इसके और आगे 5 सेंटेंस, कितने सेंटेंस, 5 सेंटेंस लिखने हैं। देखिए अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली पार्टिसिपेट करेंगे, ईमानदारी से पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फायदा होगा। और अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली, आप अपने साथ अगर ईमानदार नहीं रह सकते तो फिर आपके लाइफ का क्या मतलब है, बताइएगा। हाँ सेंटेंस टफ हो सकता है, क्या करना है, ये सेंटेंस टफ है ना, कि आपकी लाइफ का क्या मतलब। हाँ जब आप अपने साथ ही ईमानदार नहीं हो सकते हैं, 5 सेंटेंसेस लिखना है इसके भी। कितने सेंटेंस लिखना है, 5 सेंटेंसेस लिखना है। ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आप इसका भी होमवर्क है, क्या है, इस पार्ट का भी ये होमवर्क है ना। तो 5 सेंटेंसेस आपको ऐसे लिखना है जहां पर वर्ब को आईएनजी लगाकर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है और जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। किसकी तरह यूज किया जा रहा है। तो होपफुली आपको नॉन फाइनाइट्स वर्ब से समझ आया होगा। इस तरीके से वर्ब की ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपको कोई ऐसी चीज़ न्यू मिलती है जो ज़रूरत है बताने की, वो आपको बराबर बताई जाएगी। देखिए इंग्लिश बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस ऐसा नहीं कि कोई रूल चेंज हो जाएगा। चेंजेस कहने का मतलब यहाँ पर जब भी कोई न्यू चीज़ ऐड होती है, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आपको संस्था के द्वारा, यहाँ के द्वारा या हमारे द्वारा आपको ऐड करके बता दी जाएगी। अब तक जो है अवेलेबल, अब तक जो चीज़ें चल रही हैं उसके बेस पर जो आपको रूल्स बताए जा रहे हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि उनको ठीक से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं हम आगे सेशंस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।